दिख रहा है भैया? जी सर। तो ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर है। अगर हमने ये ऑर्डर याद कर लिया तो आपकी 99% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिनको हम कहते हैं एक्सेप्टर, वो एसिडिक नेचर को क्या करेंगे? एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देंगे। और कल ही हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं डोनर, और जिनको प्लस एम प्लस आर भी कहते हैं, वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं। वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमें याद होनी चाहिए कि बेंजोइक एसिड का ऑर्थो आइसोमर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थो आइसोमर मोर एसिडिक होगा। इसका कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे। इसका कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे। क्लियर? अगर बेंजोइक एसिड का ऑर्थो आइसोमर दिया हुआ है तो इसके आइसोमर का ऑर्थो का कंपैरिजन ही ऑर्थो से होगा सिर्फ, और कोई फैक्टर इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है? कोई डाउट है? अब लास्ट फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड से एसिडिक नेचर कम हो जाएगा या ज्यादा? हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना? पर कम होने वाले बहुत, मतलब ज्यादा होने वाले बहुत ही कम लोग हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, इसका एक ही क्वेश्चन है, और बाकी में ज्यादातर में ये कमी करता है। तो हम इसको याद करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड से एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। और जहां ये फेल हो जाएगा वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्ट कौन है? मैलिएक एसिड। मैलिएक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फ्यूमेरिक एसिड। तो अगर हमको एसिडिक नेचर के क्वेश्चन गिवन है तो हमें ये इतनी बात याद होनी चाहिए। सारी बात को कॉपी मार लो। कॉपी मार लो तो मुझे बता देना। हो गया भैया कॉपी? हो गया भैया? जी सर। ठीक है, शुरू करें शुरू। जी तो सर। अगर हमने ये ऊपर वाला ऑर्डर याद कर लिया है तो हमें इनमें से ज्यादा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। और सबसे पहले
मैलिक एसिड को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, हम भी बहुत रेयर ही कभी किसी को पढ़ाते हैं। ये हमारा मैलिक एसिड है और ये हमारा फ्यूमेरिक एसिड है। क्लियर? तो वैसे तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि ये तो ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर। ये सिस आइसोमर है। तो इसकी एक पॉइंट कहीं पे लिख लो, और वो पॉइंट ये है ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। ऊपर वाला सिस है और इसका नाम मैलिक एसिड है, और ये ट्रांस आइसोमर है, इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड। तो ट्रांस की दो ही चीजें ज्यादा होती हैं सिस से, कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट स्टेबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। बाकी 99.9% बातें सिस की ज्यादा होती। ठीक है ना? आप समझ लो, ये तो हो गया देसी बात कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। कौन इन दोनों में किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? इसका इसका कौन? उसका? इसका सिस का ज्यादा होगा। अब देख लो क्यों। जब ये मैलिक एसिड अपना H लूज करता है, तो H लूज करने के बाद में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती, और ये वाला जो नेगेटिव है, हम इसको इधर भी दिखा सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी गेन कर लेते। तो जो मैलिएट आयन बनता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ऐसा फ्यूमेरिक एसिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड में है। क्लियर? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। इस पे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो भी लिख लो। नहीं, क्वेश्चन इन दोनों में से किसका डिकार्बोक्सिलेशन पहले होगा? लिखते चलो ये सर क्वेश्चन। मैलिक एसिड का ही होगा। किसका डिकार्बोक्सिलेशन पहले होगा? किसका एनहाइड्राइड पहले बनेगा? किसका मैलिक एसिड बॉइलिंग का। पॉइंट ज्यादा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? उन सबके आंसर ही मैलिक एसिड के ज्यादा होंगे। क्लियर? ये इसकी दो ही चीजें ज्यादा होती हैं, बस। बाकी कुछ भी पूछे इन दोनों में से कौन ज्यादा पागल होगा, तो कौन ज्यादा पागल होगा? तो मैलिक एसिड का होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हैं जो हमने सुने ही ना हो। क्लियर? हमारे पास एसिडिटी का अगला क्वेश्चन ये है बोर्ड पर। हमने क्या किया, फटाफट भैया 4 बेंजीन रिंग बना लो, चारों के ऊपर एसिड ग्रुप लगा लो। 4 बेंजीन रिंग बनाकर चारों के ऊपर एसिड ग्रुप लगा लो। फर्स्ट वाले में ऑर्थो पे CH3 लगा लो, सेकंड वाले पे पैरा पर NO2 लगा लो, थर्ड वाले पे OH लगा लो, और फोर्थ वाले पर NH2 लगा लो। और अब एसिडिटी का ऑर्डर बता दो। तो अब हमें सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, क्या हर्षित, क्या याद होना चाहिए? बेंजोइक एसिड का ऑर्थो आइसोमर सब मतलब कंपेयर नहीं करते, सबसे ज्यादा होता है।
तो बेंजोइक एसिड का ऑर्थो आइसोमर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसकी कंपैरिजन सिर्फ ऑर्थो से ही कर सकते हैं, मतलब वो इसमें एक चॉइस और ऐसे डाल दे तब हम ऑर्थो का कंपैरिजन ऑर्थो से करेंगे, ठीक है ना। और बच्चा इसको देखकर फंस जाएगा। बच्चा देखेगा, अगर ये लाइन याद नहीं है, वो कहेगा ये डोनर ग्रुप है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब ये एच देता है, एच देने के बाद में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने से इस बेंजोइट आयन की स्टेबिलिटी इनहेंस कर जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? क्लियर भैया? रिपीट करना सर, है रिपीट करो ये। क्या है कि जो इसका आयन बनेगा ना, ऑर्थो बेंजोइक एसिड का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे रिंग बन जाती है, और रिंग जब भी बनती है स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। बढ़े आगे। जी अगला क्वेश्चन ये है, फिर से भैया बेंजो, फिर से क्या करो, लो मैं रिंग बना ही देता हूं। फिर से 5 रिंग बना लो, सब में ऊपर एसिड लगा दो। 5 रिंग बना दो, सब में ऊपर एसिड लगा दो। फर्स्ट वाले में और दोनों ऑर्थो पर OH लगा दो। सेकेंड वाले में एक OH लगा दो। थर्ड वाले के मेटा पर OH लगा दो। फोर्थ वाले को खाली छोड़ दो, और फिफ्थ वाले के पैरा पर OH लगा। अब इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो दोनों ही पोजीशन भरी हुई है इसकी, तो रिंग फॉर्मेशन दोनों साइड से हो सकता है। फर्स्ट के बाद सेकेंड होगा। अब इन तीन में बता दो कौन ज्यादा एसिडिक होगा। हर्षित? मेटा। तो जो मेटा पर OH है ना, वो डोनर का काम नहीं करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा, क्योंकि मेटा पर ग्रुप -I +I का ही काम करते हैं। तो अब ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, और क्योंकि ये डोनर ग्रुप है, और डोनर ग्रुप एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं, इसलिए ये एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करें क्या? क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारे पास फिनॉल है और OCH3 लगा हुआ है, और ये हमारा OH है और उसके ऑर्थो पर NO2 लगा हुआ है। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि हमने कल आपको बताया था, अगर NO2 जितने ज्यादा होंगे उतनी ही एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। पर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जब ये H लूज करेगा तो यहां पर चार्ज आ जाएगा, और ये डोनर एटम है, तो डोनर और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि अगर हम इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दें
तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्टर ग्रुप है, और एक्सेप्टर ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस से ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, इसलिए ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक हो जाए। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। कॉपी हो जाए तो बता देना। बढ़ो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, और जो अगला बनने वाला है वो टर्सरी अल्कोहल है। इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो जनरली इस उम्र में बच्चों को याद होना चाहिए कि प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा एसिडिक होता है टर्सरी से। क्यों का आंसर यहां हमको जाकर मिलेगा। हमने सब में से H निकाल दिया, H निकाल दिया तो हमारे पास ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएंगी, और इन एल्कोक्साइड आयन में से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड आयन कौन है? ये वाला मोस्ट स्टेबल है इनके अंदर। क्यों है मोस्ट स्टेबल? क्योंकि इसमें डोनर ग्रुप छोटा है, इसमें डोनर ग्रुप और बड़ा है, और इसमें डोनर ग्रुप इसमें डोनर ग्रुप और बड़ा है। क्लियर है? तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होगा? ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इन तीनों में कैसा होगा? मोस्ट अनस्टेबल। क्लियर है? कोई डाउट? अरे क्या हुआ भैया, लिख लिया क्या योगिता? सर कोई डाउट है इतने में? नहीं। बढ़िया। अब इसका क्वेश्चन देखो, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो अब ये मोस्ट बेसिक है। टर्सरी अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बनता है, या हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सब्सटेंस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो ये इन तीनों में वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो हम यहां पर लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार क्यों है। ये प्रबल क्षार क्यों है? क्योंकि इसमें एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इसमें डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम दो तरीके से इसका एसिडिक नेचर निकाल सकते हैं। क्लियर है? बड़े भैया क्या आगे? ठीक। हम आगे चलते हैं और फिर एसिडिटी का
एक ऑर्डर देखते। एसिडिटी का अगला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा एथेनॉल है और ये हमारा एमीन है। एथेनॉल और एमीन में से किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा? इसके एसिडिक करेक्टर को देखने के लिए हमको इंडक्टिव फैक्ट में जाना पड़ेगा। हमने क्या किया, दोनों में से एक एक H निकाल दिया, तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? हर्षित, एन वाला वो हर्ष, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। कौन वाला एन ज्यादा नेगेटिव है? कब से हो गया है भैया? ईएन है से देखेंगे ना। ईएन तो बताए जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? फोन कॉल। इलेक्ट्रो फोन होता है, तो फोन ये रहा हो, ऑक्सीजन। गलत फोन लगाएगा तो भैया डॉक्टर से कंपाउंडर की तरफ चला जाएगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। जब ये ज्यादा स्टेबल है तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कौन भैया ज्यादा एसिडिक होगा? अल्कोहल। और एमीन कम एसिडिक कम स्टेबल, कम एसिडिक होगा। ठीक है ना? ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसलिए आ सकती है नीट में, जेई में और फर्स्ट ग्रेड। आगे बढ़े। बढ़े क्या आगे? अगला क्वेश्चन देखना। तो मैं आपको एक और अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप होता है। नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप होता है। इसका मीन्स हुआ कि जितने ऑक्सो ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। पर फौरन बच्चा कहेगा ये ऑक्सो ग्रुप क्या भला है? ऑक्सो ग्रुप का मीन्स होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो किसी में जितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ग्रुप्स ज्यादा होंगे उसकी एसिडिक नेचर, उसका एसिडिक नेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा है। ज्यादा होगा। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट हम यहां पर और लिखेंगे कि परऑक्साइड बॉन्ड से एसिडिक करेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई बता सकता है? परऑक्साइड बॉन्ड से एसिडिक नेचर क्या होगा? हर्षित, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, परऑक्साइड बॉन्ड से ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक गुण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इस वाले कंसेप्ट से हम ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक के ज्यादातर क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो देखना, हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा अल्कोहल। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? वैसे तो सभी को पता ही है कि एसिड ज्यादा होगा, पर क्यों? ग्रुप। क्या है? क्योंकि इसमें ऑक्सो ग्रुप है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि ये हमारा फिनॉल है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कौन ज्यादा एसिडिक है?
मतलब बिना किसी माथा फोड़ी के देख सकते हैं, बिना किसी माथा फोड़ी के देख सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, 12th के पेपर में आंसर नहीं लिखने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारा बेंजोइक एसिड है और ये हमारा सल्फोनिक एसिड है। दोनों में कौन ज्यादा एसिडिटी दिखाएगा? है सल्फोनिक। सल्फोनिक ज्यादा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? ऑक्सो ग्रुप दो ज्यादा है। ऑक्सो ग्रुप ज्यादा है। हम आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 4, ये HClO4 है, ये H2SO4 है और ये H3PO4। इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा और इनकी स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पर है। एक नंबर होगा सर। ठीक है ना? तो देखो भैया, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? हमें लगता है यही ऑर्डर होगा। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हैं। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 5, हमारे पास एसिड है HClO4, HClO3, HClO2, HClO। यही ये होगा सर ज्यादा ऑक्सो। एसिडिक है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। या इसमें 3 ऑक्सो ग्रुप हैं, इसमें 3 ऑक्सो ग्रुप हैं और इसमें कितने ऑक्सो ग्रुप होंगे? 2। इसमें 2 ऑक्सो ग्रुप होंगे और इस वाले में, एक। इस वाले में 1 ऑक्सो ग्रुप होगा और इस वाले में एक भी ऑक्सो ग्रुप नहीं होगा। क्लियर? तो भैया इसको भी कॉपी मार डालो। कॉपी हो जाए तो भैया बता देना। देखो भैया, किसी आत्मा को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बड़े क्या? बड़े हटा दें इसको, पक्की बात। तो हम चलते हैं फिर आगे 2 प्रॉब्लम और। अगली प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये तो हमारा एसिटिक एसिड है
और ये हमारा पर एसिड है। पर एसिड वो होता है जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक करेक्टर सॉरी एसिडिक करेक्टर दिखाएगा? एसिटिक एसिड। प्रदीप, ऊपर वो एसिटिक एसिड देगा। क्यों भैया, ऐसा क्या खास बात? सर अभी तो लिखा है ना आपने, पेरोक्साइड बॉन्ड है ना, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। अब बच्चा पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो क्यों हुआ, इसका आंसर आपके पास है। इसने जब H दिया तो ये बन जाएगा। क्या ये नेगेटिव आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से कहां जाएगा, यहां से इसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो फोर्थ है। जबकि इसका ये जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल। और ये लेस बेसिक भी होगा और ये मोर बेसिक भी होगा, लेकिन इसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर उससे ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो पेरोक्साइड वालों का ज्यादा होता है और एसिडिक नेचर उनका ज्यादा। क्लियर? हाँ, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। एसिटिक एसिड पर एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन नहीं पूछता वो, ये तो आपकी आत्मा की शांति के लिए बताए जा रहे हैं। मोर ऑक्सीडाइजिंग होगा, मतलब जिसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड हो ना वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? हटा दो। और हम कहीं भी दिल खोल के लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास। देखना, मैं यहां पर 4 एसिड लिख रहा हूं। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा कैरो एसिड है, और ये हमारा कौन है, मार्शल एसिड। बताओ इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सबके ऑक्सीडेशन नंबर 6, 6, 6, 6, 6 और 6। नीचे इसमें वाला होगा 4 सर। ऑक्सो है, इसमें 4 ऑक्सो है, इसमें भी 4 ऑक्सो है, पर इसमें क्या है? ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसलिए इन सब में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर दिखाते। ठीक है ना, लेकिन एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। क्लियर? सर इनके नाम बताना फिर से। ये तो अपने जान पहचान वाला है, जी। इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम है कैरो एसिड, और इसका नाम है मार्शल। मार्शल का दूसरा नाम होता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है मोनो परऑक्सी
मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो भैया आप जितना एसिडिक करेक्टर था हम सारा कर चुके हैं। क्लियर? बढ़े क्या आगे? हटा दें? जी सर। किसका? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो। क्लियर? हम चलते हैं बेसिक नेचर की तरफ। तो हम नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक नेचर। तो भैया टॉपिक डाल लो बेसिक नेचर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे बेसिक नेचर होता क्या है। तो हम लिख रहे हैं चॉइस तुम्हारे लिए। नंबर 1, डोनेट लॉन पेयर, अर्थात लॉन पेयर देता है, अर्थात लॉन पेयर देता है। नंबर 2, H प्लस लेता है। नंबर 3, OH माइनस देता है। डोनेट OH माइनस, ठीक है ना? एक्सेप्ट H प्लस, एक्सेप्ट H प्लस या H प्लस लेता है। बताओ भैया इनमें से कौन है बेसिक? अरे कोई तो बोलो भैया। सारे आएंगे सर ये सारे ही सही। ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। है? तो फोर्थ लिख देते हैं क्या? ऑल। कॉपी कर डालो। अब आगे बढ़े। अब अगर हमें बेसिक नेचर के क्वेश्चन करने हैं और हमको कुछ नहीं आता तो फिर आप एक ऑर्डर को याद कर लो, वही आपकी जिंदगी में रंग भर सकता है। और वो ऑर्डर क्या है आप देखना। अगर इथाइल ग्रुप, सबसे पहली लाइन तो हमको ये पता होनी चाहिए कि एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से, एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होती। ये पहला क्लासिफिकेशन है। ये पहला क्लासिफिकेशन है जो हमें बिना करे ही आंसर बता देगा आधे से ज्यादा क्वेश्चनों की। अब अगर एलिफेटिक में 2-3 आ गए तो ध्यान से देखना। अगर C2H5 हो तो ऑर्डर होता है सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी और उसके बाद अमोनिया। क्लियर? इसके बाद और अगर मिथाइल ग्रुप हुआ तो फिर ये ऑर्डर ये होता है। इसके बाद में एरोमेटिक एलिफेटिक में इसका नंबर आता है, क्योंकि इसमें NH2 रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए ये जो बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल जो अमीन है वो ज्यादा बेसिक होती है, क्योंकि इसमें जो NH2 है वो रिंग के साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा,
रेजोनेंस में इसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद बेसिक नेचर के ऑर्डर में ये आएगा, एन के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, और फिर इसके बाद में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर NH2 रिंग से डायरेक्ट अटैच है, और एक कोई एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर लास्ट, और उसके बाद में ये, रुको भैया गड़बड़ कर दी, यहां डोनर आएगा, डोनर के बाद में बिना डोनर वाला, और फिर उसके बाद में एक्सेप्टर वाला। और इन सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? लीस्ट बेसिक ये होगा, और इसका नाम पायरॉल है, इसका नाम पायरॉल है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब हम देखेंगे। जो बेसिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेवी। मींस जिसका केवी ज्यादा होगा वो जल्दी से ब्रेक होगा, जल्दी से लॉन पेयर देगा, ज्यादा बेसिक नेचर दिखाएगा। दूसरी बात, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और रेजोनेंस से बेसिक नेचर हमेशा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो लॉन पेयर हैं जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जब ये लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं होते, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर आपने ये ऑर्डर याद कर लिया है तो आपको 95% तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की। और एक ढक्कन तरीका, जिसमें जितने ज्यादा नाइट्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। लिख डालो ये, मोर नाइट्रोजन। मोर नाइट्रोजन का मतलब है NH के फॉर्म में, NH2 नहीं। मोर नाइट्रोजन मोर बेसिक, मोर नाइट्रोजन मोर बेसिक। क्लियर है? देखो भैया 2-3 दिन थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर देखना आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी, एकदम चकाचक, कि क्वेश्चन बाद में आएगा आपको आंसर पहले पता हो। इनके बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बढ़ेंगे आगे। ओ भाई लोगों, जी सर। कॉपी हो गया? यस। अब मैंने जो लिखा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाऊं। तो देखना, और भैया हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन को NH2 से कम दिखाते हैं, और हम एलिफैटिक अमीन में कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये हमारी सेकेंडरी अमीन है, और ये हमारी टर्सरी अमीन है। सभी के पास लॉन पेयर है,
इसलिए सारे ही बेस का काम करेंगे। पहला इफेक्ट ये है कि प्लस आई इफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है। प्लस आई इफेक्ट से बेसिक नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का मतलब है डोनर ग्रुप। जब डोनर ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जल्दी से किसी को डोनेट कर देगा। तो इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, मैक्सिमम बेसिक, या हिंदी में लिखें तो अधिक क्षारकीय होगा। ओके। और सबसे कम कौन होगा? ये मिनिमम बेसिक होगा। ये मिनिमम बेसिक होगा, मीन्स न्यूनतम क्षारकीय, न्यूनतम। ये वाला फैक्टर क्लियर? माइनस आई इफेक्ट से बेसिक नेचर कम हो जाता है। किसी में भी माइनस आई इफेक्ट है ही नहीं, तो इस इफेक्ट का कोई यूज नहीं है इन एग्जाम्पल्स। अब देखना नया फैक्टर, और नए फैक्टर का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को हिंदी में कहते हैं जल योजन ऊष्मा। जब हम इस अमीन को वाटर में डालेंगे तो वाटर का जो H है वो जाकर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और जब कोई H लेता है तो कौन सा बेस बन जाता है? कोई बता सकता है? हर्षित तू बता दे। जब कोई H लेता है तो कौन सा बेस होता है? ब्रांस्टेन क्लोरीन। तब हम उसको ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। यहां पर ये भी लेगा तो अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, और ये भी लेगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। अब इनमें से कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी से बेसिक नेचर बढ़ जाता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? प्राइमरी वाला। और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा ये टर्सरी वाला। सबसे कम होगा टर्सरी वाला। क्लियर? और ये कैसा होगा? मीडियम। अब लास्ट पॉइंट आया जिसको कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिबम बाधा। त्रिबम बाधा। अब कुछ लोग त्रिबम बाधा को, स्टेरिक फैक्टर को ऐसे समझाते हैं कि ये तीनों तरफ से आर से घिरा हुआ है। एक्चुअल में स्टेरिक फैक्टर ये नहीं है। स्टेरिक फैक्टर क्या होता है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो इस वाले मॉलिक्यूल को बल्कि ग्रुप, बल्कि मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? चारों तरफ से घेर लेंगे। तो जिसको लॉन पेयर चाहिए वो इसके पास पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ से घेर रखा है। इसकी हालत ऐसी है कि इस वाले बच्चे के पास पैसा तो है, पर एक तरफ से मदर ने, दूसरी तरफ से फादर ने, और तीसरी तरफ से दादी ने घेर के बैठे हुए, और घर से निकलने नहीं देंगे। तो बताओ ये पैसा कैसे खर्च करेगा? तो इसके दोस्त क्या कहेंगे? कंजूस है। इसके दोस्त कहेंगे कंजूस है।
तो स्टेरिक फैक्टर ये नहीं होता मेरे हिसाब से कि यहां ये बल्कि ग्रुप हो गए, जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो ये पूरा ढक जाएगा, चारों तरफ से पैक हो जाएगा। जब चारों तरफ से पैक हो जाएगा तो अब कोई ग्रुप इसको अप्रोच नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक फैक्टर किस में है? इसमें। तो ये कैसा हो जाएगा? मिनिमम बेसिक। और ये कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम बेसिक। और बीच वाला कैसा रहेगा? मीडियम। तो अब हमने जब तीनों फैक्टर का कंपैरिजन किया तो हमें नजर आया कि टर्सरी वाले सेकेंडरी वाले में सारे फैक्टर मीडियम मीडियम है, इसलिए सेकेंडरी अमीन इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर दिखाती, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर दिखाती। लेकिन जब अब यहां पर समझ लेना एक बार और, अगर C2H5 होता है तो ऑर्डर ये होता है। जब इथाइल ग्रुप होता है तो ये वाला फैक्टर प्राइमरी को सरपास कर देता है। और जब मिथाइल ग्रुप होता है तो स्टेरिक फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता, तो प्राइमरी टर्सरी को हरा देता। और ये दोनों ही ऑर्डर एक्वस सॉल्यूशन में लगते हैं, ये दोनों ही ऑर्डर एक्वस सॉल्यूशन में ही अप्लाइड होंगे। अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो भी एक्वस, और दिया है तो फिर तो कोई लोचा है ही नहीं। अब ध्यान से देखना, अगर वो गैस में पूछे तो क्या होगा? गैस में अगर उसने पूछा, गैस में पूछा तो क्या हाइड्रेशन एनर्जी होगी? क्या गैस में पानी कहां से आएगा? तो गैस में ये फैक्टर गायब हो जाएगा। गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसा 6वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो स्टेरिक फैक्टर भी गायब हो जाएगी, माइनस आई है ही नहीं। तो अब सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? प्लस आई। प्लस आई। और प्लस आई के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर हो जाएगा। और ये किस में है? गैसियस। पर गैसियस स्टेट में ये सिर्फ लुईस बेस का काम कर सकता है, पर अपने यहाँ इतने लोचे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपने यहाँ इतने लोचे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर है? तो हमने यहां पर एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किया है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, पर पहले आप इसको कॉपी मार लो। हटा दें इनको। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी से उठाई गई है, और वो हमसे पूछता है इनका बेसिक नेचर बताओ। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इनमें से कोई एलिफेटिक है? क्या कोई एलिफेटिक है? क्या नहीं है भैया? है? नहीं है, नहीं है। अब कुछ लोग एलिफेटिक में अटक जाएंगे। एलिफेटिक का मतलब है बिना रिंग वाला। एलिफेटिक का मतलब है जिसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन हो। तो कोई है ही नहीं ना। एलिफेटिक के बाद में बताओ किसका नंबर आता है बेसिक नेचर में? एलिफेटिक एरोमेटिक। तो हमको मिल गया है एलिफेटिक एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा?
उसके बाद आप उस सीरीज में देखोगे तो ये थर्ड वाला मिलेगा, ठीक है ना। और थर्ड वाले के बाद में फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाले सेकंड होगा में क्या? दो बेंजीन है। सेकंड होगा क्या सर? अच्छा, हाँ बिल्कुल सेकंड होगा, वो हमने फर्स्ट की जगह लिखते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बैक क्वेश्चन है ये, NH2 NHCH3 और CH2 NH2 में से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हमारे मुंह से लाइन निकलनी चाहिए, कोई एलिफेटिक है क्या? है नहीं है सर? कोई एलिफेटिक एरोमेटिक है क्या? है ना, तीसरे नंबर का। तो थर्ड मोस्ट बेसिक हो जाएगा। अब एलिफेटिक के बाद में दोनों एरोमेटिक बचे, इन दोनों एरोमेटिक में कौन ज्यादा होगा? 2 नंबर। तो 2 नंबर वाला ज्यादा बेसिक होगा 1 नंबर वाले से। क्लियर है कहानी? क्लियर है कि कोई लोचा है? आगे बढ़े क्या? इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर फिर से है, नया। हमने चारों के NH2 लगा दी। पहले वाले के नीचे CH3 लटका दिया, दूसरे वाले के नीचे NH2 लटका दिया, और फिर यहां OCH3, और फोर्थ वाले के NO2 लटका दिया। अब हमें फिर से बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है। कोई एलिफेटिक है क्या? बस आपको अपने मुंह से आवाजें निकालनी है। इनमें से कोई एलिफेटिक है क्या? कोई एलिफेटिक एरोमेटिक है क्या? नहीं, नहीं। सारे ही एरोमेटिक हैं। तो अब डोनर बढ़ाएगा, एक्सेप्टर कौन घटाएगा। है? एक्सेप्टर फोर्थ वाला। NO2 एक्सेप्टर ग्रुप है, तो फोर्थ लीस्ट बेसिक हो जाएगा। और ये सारे के सारे कैसे हैं? सर ये सेकंड नंबर डोनर में क्या लिखा है? NH2। नीचे NH2 है क्या? हाँ जी। तो ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन तो हो इतने में शायद हो भी जाएगा, इससे आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? NH2। बड़ा डोनर है, बड़े से छोटा है, OCS3। और छोटे से छोटा है। देखो कहानी में किसी को ट्विस्ट है तो बता दो। हटा दूं क्या? हटा दूं क्या भैया? जी सर। अगला क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी से निकला है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनको ऐसे बेसिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करना है, और चॉइस कुछ ऐसी दे रखी, C2H5NH2, C6H5NHCH3,
नेक्स्ट चॉइस है हमारी ये C2H5 NH और 4 चॉइस है C6H5 NH2। तो देखो और बताओ भैया किसी में कोई एलिफेटिक है क्या? है? थर्ड नंबर और ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड है सर। तो ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है। योगिता, एलिफेटिक में कौन ज्यादा बेसिक होगा? सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर अब हमारे पास सेकंड और फोर्थ बचा। सेकेंड टू फोर्थ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12.4 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। उसी एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। C6H5NH2 C6H5NCH3 NCH3 twice। उसी एनसीईआरटी में अगला क्वेश्चन है C2H5NH2 C2H5 twice NH और फिर है CH3NH2। और हमको सिर्फ यही बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो पहली आवाज मुंह से क्या निकलनी चाहिए? 3 नंबर आया। एलिफेटिक कौन है? तो ये एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक। अब जब सर 3 फर्स्ट वाला कैसे एलिफेटिक होगा? है तो फर्स्ट वाला अच्छा नहीं होगा। हो जाता है। ये 3 फिर 4 समझ आता है, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो मैंने आपको जो शुरू में ऑर्डर लिखाया था, अगर हम वो थोड़ा सा ही पढ़ ले तो वो हमारे टॉर्च की तरह काम करता है। सर इसमें 3 होगा, 2 होगा या 1 होगा? देख लेते हैं भैया। ये कौन है? टर्सरी। और ये है, प्राइमरी। ये एनिलीन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। उस सीरीज को तलाश के देख जरा। दिख गया क्या? थर्ड एनसीईआरटी का 12.4 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और मुझे आशा है कि आप कर ही लोगे। पैराटोलुडीन। यहां आगे कुछ लोगों के कान खटखटाएंगे कि ये कौन आ गई टोलुडीन। तो मैं इसको तो पहले साफ कर दूं। तो अब हमको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। पर NO2 से बेसिक नेचर कम हो जाता है। ये हमारी एनिलीन है, ये हमारी नाइट्रो एनिलीन है और ये हमारी टोलुडीन। तो एक बच्ची कह रही है अच्छा ये टोलुडीन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हैं उसे पर पहचान नहीं पाते क्योंकि नाम नहीं आता उसका।
तो कौन है सबसे ज्यादा बेसिक? थर्ड 3 वाला। नंबर। फिर 1 1 नंबर और फिर 2 नंबर। अब हम थोड़ा हायर ऑर्डर में जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का मामला समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड है और वो कंपाउंड ये है। तो हमें बताना है भैया इनमें से बेसिक कौन ज्यादा है। इसका नाम है पाइपरडीन। पाइपरडीन। और इसके बगल में बनी हुई है पिरिडीन। और पिरिडीन के बगल में बनी हुई है एनिलीन। एनिलीन। ये मतलब नेट नूट के टाइप का क्वेश्चन है। और उसके बाद में बना हुआ है पायरोल। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो जो आज मैंने रूल बनाए थे बताए थे उस पे एक बार नजर मार लो। तो लीस्ट बेसिक कौन होगा? इनमें से लीस्ट बेसिक पायरोल होगा। और पायरोल लीस्ट बेसिक इसलिए होता है क्योंकि इसका लॉन पेयर एरोमेटिक का भाग हो जाता है। इट टेक पार्ट इन एरोमेटिक करेक्टर। ये एरोमेटिक करेक्टर में पार्टिसिपेट करता है। और एरोमेटिक करेक्टर में पार्टिसिपेट करने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता, रिंग में ही फंस जाता है। रिंग में ही फंस जाता है। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन है? तो जहां आज रूल लिखाए थे वहां कुछ ना कुछ तो लिखाया ही होगा। मैंने बताया था कि जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन हो वो ज्यादा बेसिक होता है और इसका नाम ग्वानिडीन है। ये ग्वानिडीन है। अब बचे ये 3। इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा और क्यों होगा? मैं बता देता हूं। इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए एनिलीन इनमें लेस बेसिक हो जाएगी इन तीनों में। अब बची 2। तो इसका आंसर प्रदीप तू ही बता दे। पिरिडीन और पाइपरडीन में कौन कम बेसिक होगा? तो पिरिडीन लेस बेसिक होती। पिरिडीन लेस बेसिक होती है पाइपरडीन से। पर इसका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आता। वो ये पूछता ही नहीं है कि कौन कम बेसिक है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है? पिरिडीन लेस बेसिक देन पाइपरडीन। पाइपरडीन। पिरिडीन पाइपरडीन से कम क्षारकीय क्यों है? तो भैया बता दो। वो sp2 कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रोजन। तो एक बच्चा कह रहा है कि ये sp2 कार्बन से जुड़ी है। पहली चॉइस ये है कि पाइपरडीन में रेजोनेंस होता है। नहीं, पिरिडीन में। पिरिडीन लॉन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। लॉन पेयर रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में है। क्या ये सही है प्रदीप? सही है सर ये। और हमको ऐसा ही लगता है कि सही है, पर ये बात गलत है।
तो आप कहीं पे लिख लो, pyridine का lone pair रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डबल बॉन्ड, अगर कोई डबल बॉन्ड वाले एटम पर लॉन पेयर हो तो वो कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या पहले डायरेक्ट ये बात तो लिखी लो कि pyridine का लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो pyridine का भी नहीं करता और पाइपरडीन का तो करेगा ही नहीं। तो फिर क्या होता है, इसमें तो लॉन पेयर sp2 से जुड़ा है और इसमें लॉन पेयर किससे जुड़ा है? sp3 से। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? sp2 की। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इसलिए लॉन पेयर आसानी से नहीं जाएगा। और ये बात आपको तीसरी चॉइस पे लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि वो आपको फर्स्ट और सेकंड में डुबोने के बाद ही आंसर देगा। पहला ये कि लॉन पेयर में रेजोनेंस लॉन पेयर में है, 50% जनता यही साफ हो जाएगी। अब किसी को पता होगा कि pyridine का लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसके लिए वो एक दूसरी चॉइस भी रख देगा। क्या रख देगा कि ये एरोमेटिक है, ठीक है ना? pyridine एरोमेटिक है और ये सही बात है। pyridine एरोमेटिक है, ये सही बात है। तो 50 में से 100 में से 50 तो पहले ही डुबकी लगा चुके हैं। अब आधे उन 50 में से 40 यहां पर खत्म हो जाएंगे, बचेंगे 10। तो अब इसका आंसर डी में। तो भैया पाइपरडीन में लॉन पेयर sp3 से अटैच है, इसलिए आसानी से देगा और ये थर्ड पे ही मिलेगा, फर्स्ट पे कभी देगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं दिया जाता, ये बच्चे को डुबाने के लिए दिया जाता है कि बच्चा कैसे डूबेगा। ठीक है, कोई कष्ट भैया? अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए गृह कार्य। ग्वानिडीन एसिटी एसिटामाइड, इमाइड है ये, और इथाइलअमीन और एसिटामाइड में बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो? ठीक है, सेकंड पे क्या लिखा है बेसिक सर? नेचर का ऑर्डर क्या हो? क्लियर है भैया? एसिटामाइड है क्या? तो कल ये क्वेश्चन करके रखना और कल का टॉपिक है ये। कल के टॉपिक का नाम है एरोमेटिक करेक्शन, अर्थात एरोमेटिक लक्षण।
कल तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। ओके